अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 के प्रोग्राम्स, और उन प्रोग्राम्स को समझने से पहले हम देखेंगे बारी बारी चैप्टर 3 के कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे प्रोग्राम के अंदर हो क्या रहा है। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले अगर हम अपनी बुक को देखें तो 3.1 इंट्रोडक्शन के अंदर एक कॉन्सेप्ट है हेडर फाइल का और रिजर्व वर्ड्स का। सही है, तो हम उस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। अब मैं आपको अपने प्रोग्राम में बता दूं कि ये जो हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम है, ये हमारी एक हेडर फाइल है और इसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसका मतलब है कि ये जो चीज़ है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि इट इज़ जस्ट फॉर आवर हेल्प। हम इसको यूज़ करेंगे ताकि हम इनपुट आउटपुट करवा सकें अपने प्रोग्राम के अंदर। ये चीज़ हो गई हेडर फाइल की। ठीक है, आगे यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्या है? ये एक स्टैंडर्ड है जो कि हमें हेल्प करता है इनपुट आउटपुट करवाने में। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है जी रिज़र्व्ड वर्ड्स। रिज़र्व्ड वर्ड्स जो हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। अब वेरिएबल क्या है वो आगे कॉन्सेप्ट आ रहा है, लेकिन फ़िलहाल इतना समझ लें कि जो रिज़र्व्ड वर्ड्स हैं हम उनको एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। इसमें आपकी प्रोग्राम इसकी बुक के अंदर आपकी कुछ रिज़र्व वर्ड्स बताए हुए हैं जो कि हैं एंड, करेक्टर, डिफ़ॉल्ट, एल्स, फॉल्स, इफ़ वगैरह वगैरह। तो हम इन रिज़र्व्ड वर्ड्स को एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, वेरिएबल क्या है मैं उसको आगे बताऊंगा। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले ये मेन जो है, मेन सबसे पहले हमारा सी प्लस प्लस जो कंपाइलर है वो इस मेन के कीवर्ड को ढूंढता है हमारे प्रोग्राम के अंदर से, और वो एग्जीक्यूट करता है जो भी इस मेन के अंदर लिखा है, इस ब्लॉक ऑफ कोड को जो भी इसके अंदर लिखा होगा। फ़िलहाल कुछ नहीं लिखा हुआ, बट सबसे पहले क्या करेगा, वो मेन को ढूंढेगा और उसके अंदर जो भी कोड लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। ये था जी स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूँ सी आउट करा के। सी आउट क्या होता है? सी आउट आउटपुट करवाने के लिए यूज़ होता है। सी आउट में लिखता हूँ चैप्टर 3 और आगे सेमी कॉलन लिखना लाजमी है। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। लिखा हुआ आया चैप्टर 3। सही है, तो इसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम रन हुआ और क्या हुआ, जैसे ही वो स्टार्ट हुआ यहाँ से उसने देखा चाहिए तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ये भी, और आगे तो लाइंस छुटी हुई है। उसने क्या किया, उसने मेन को ढूंढा, मेन के अंदर से सी आउट को उसने प्रिंट करवा दी। सी आउट यानी कि आउटपुट करवानी है, और आउटपुट क्या करवानी है, इसको एंगुलर ब्रैकेट से सेपरेट करता है वो, कि इससे पहले सी आउट है, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट्स है, उसके बाद जो चीज़ आउटपुट करवानी है वो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, उसने करा दिया आउटपुट और उसके बाद उसने रिटर्न कर गया वो वापस से इस जगह पे, और प्रोग्राम हमारा ख़त्म हो गया। ये था जी बेसिक स्ट्रक्चर हमारे सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का। ठीक है, अच्छा, उसके बाद स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या है? ये सेमी कॉलन, जैसे मैंने बताया स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमी कॉलन है क्योंकि इससे सी प्लस प्लस को पता चलता है कि यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट ख़त्म हो गई है, यानी कि मुझे इससे आगे कुछ नहीं ढूंढना। अगर मैं सेमी कॉलन को हटा दूंगा तो ये आपको एरर दे देगा। ठीक है, तो सेमी कॉलन हर लाइन के एंड में लगाना मस्ट है, क्योंकि अभी हम स्ट्रक्चर समझ रहे हैं तो इसलिए स्ट्रक्चर के हवाले से सारे पॉइंट को मैं कवर कर रहा हूँ। उसके बाद है जी कमेंट्स इन सी प्लस प्लस प्रोग्राम। कमेंट क्या है कि ऐसा लाइन ऑफ कोड जो कि एग्जीक्यूट नहीं होगा। अभी हमने देखा था इस प्रोग्राम को चला के सी आउट हुआ था चैप्टर नंबर 3। ठीक है, अगर मैं इसके आगे डबल स्लैश लगा देता हूँ, इसका मतलब है कि जो हमारा प्रोग्राम है ये कमेंट आउट हो चुका है, ये जो हमारा कोड है सॉरी, ये कमेंट आउट हुआ है और अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मैं इसको अगर दोबारा चलाऊँ, ठीक है, तो ये देखो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वापस से वही चीज़ आगे लिखी हुई। अच्छा, अब अगर मैं इसको वापस से हटा दूंगा तो ये चल पड़ेगा। वापस से चल पड़ा। ठीक है, अच्छा, ये था सिंगल लाइन कमेंट। अगर मेरे पास 2 लाइन हो, जैसे कि सी आउट में करा देता हूँ चैप्टर 4। ठीक है, अगर मुझे इन दोनों को कमेंट आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, स्लैश फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक और यहाँ पे स्टैरिक और फॉरवर्ड स्लैश। अब यानी कि जो इस
दोनों स्लैश स्टैरिक के अंदर जिस चीज़ पड़ी हुई है वो कमेंट आउट हो चुकी है, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये था जी मल्टी लाइन कमेंट। सही हो गया। उसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है सी प्लस प्लस के अंदर कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, वेरिएबल क्या है, वेरिएबल को डिफ़ाइन किस तरह करते हैं। वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी डाटा टाइप लिखनी पड़ती है। ठीक है, इंट। इंट क्या है, इंटीजर यानी कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू। हमने उसकी डाटा टाइप लिखी, आगे उसका हमने रखना है नाम। ठीक है, ये जो मैंने अभी काम किया है इसको हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैंने। और अगर मैं इसको कोई वैल्यू असाइन कर दूं यहाँ पे, जैसे कि a इज़ इक्वल टू 3, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे वेरिएबल का इनिशियलाइज होना। ठीक है, जब तक वैल्यू असाइन नहीं हुई हुई थी, यानी कि खाली ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। और ये वाला पार्ट पूरा, इसको हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो ये था वेरिएबल। अगर मैं इस इंट से पहले लिख दूं कॉन्स्ट यानी कि कांस्टेंट, तो इसका मतलब है इस ए की वैल्यू अब हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मैं इसका फ़र्क समझा देता हूँ एक एग्जांपल से। मैंने एक और वेरिएबल यहाँ पे लिखा इंट बी इज़ इक्वल टू 4। सही है, अब इससे पहले मैंने कॉन्स्ट नहीं लिखा था। अब हमने देखना क्या है कि जो कॉन्स्ट का कीवर्ड है ये बेसिकली आपको ये बताता है कि हम इस वेरिएबल को चेंज नहीं कर सकते। तो मैं ए की वैल्यू चेंज करके देखता हूँ क्या ये होती है कि नहीं होती। ए इज़ इक्वल टू 5 मैंने किया, उसने मुझे एरर दे दिया कि एक्सप्रेशन मस्ट बी अ मॉडिफाइबल वैल्यू, यानी कि मॉडिफाई नहीं हो सकती क्योंकि हमने इसको कांस्टेंट बना दिया था। जबकि अगर मैं बी के आगे 3 लिख के देखूँ तो वो मुझे कोई एरर नहीं दे रहा, बी हमारा 3 हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब है कि वेरिएबल जो था वो चेंज हो सकता है, लेकिन अगर हम उस वेरिएबल को कांस्टेंट बना दें कॉन्स्ट के कीवर्ड के साथ, तो वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो ये था जी कांस्टेंट एंड वेरिएबल का मामला। अच्छा, उसके बाद कुछ रूल्स होते हैं जिससे हम वेरिएबल के नेम को स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा भी, हमने a इज़ इक्वल टू 3 लिखा, यानी a जो था वेरिएबल का नेम था। सही है, अब कुछ रूल्स हैं जिसके अलावा वेरिएबल का नेम अगर हम डिक्लेयर या नेम करना चाहें वेरिएबल को, तो वो नेम नहीं हो सकता। ठीक है, एक तो ये चीज़ है कि वेरिएबल अंडरस्कोर अलाउ करेगा, लेकिन इसके अलावा डैश अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, एरर दे दिया इसने मुझे, पहली चीज़ ये होगी। उसके बाद वेरिएबल के नाम के अंदर 0 से लेकर 9 तक कुछ भी नंबर आ सकता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन वेरिएबल के नेम के अंदर स्टार्टिंग किसी भी न्यूमेरिकल चीज़ से नहीं हो सकती। ठीक है, इसने मुझे एरर दे दिया। ये हो गई दूसरी चीज़। तीसरा ये है कि आप वेरिएबल का नाम लोअर केस से दे सकते हो स्टार्टिंग में, और अपर केस से भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये थे जी कुछ रूल्स स्पेसिफाई करने के। और इसके अलावा आप स्टैरिक से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, या हैश से, या डॉलर के साइन से, ये चीज़ें अलाउड नहीं है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद खाली ब्लैंक स्पेस भी अलाउ नहीं होती। जैसे कि हम ऐसे कर दें, दोनों के दरमियान स्पेस दे दें, तो ये चीज़ भी अलाउ नहीं है। सही है, अच्छा, ये हो गए रूल्स हमारे स्पेसिफाई करने के वेरिएबल के नेम को। अब हम आते हैं डाटा टाइप्स के ऊपर। अच्छा, तो इंट a इज़ इक्वल टू 4 मैंने वापस से लिखा, और अब ये जो इंट है, जो इसकी डाटा टाइप है बेसिकली, वो है इंटीजर, यानी कि ये कोई न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर करेगा। अच्छा, एक और जो डाटा टाइप है हमारे पास, उसको हम कहते हैं फ्लोट। और फ्लोट यूज़ होता है किसी भी डेसिमल या फ्रैक्शन को स्टोर करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4.5 या कुछ भी, तो कोई डेसिमल या फ्रैक्शन को स्टोर करने के लिए हम फ्लोट यूज़ करते हैं। फिर एक और है हमारे पास डाटा टाइप जो कि है डबल, और वो किसी भी बड़ी फ्लोट या इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और फिर एक और है हमारे पास कैरेक्टर, और उसको हम यूज़ करते हैं किसी भी अल्फ़ाबेट को स्टोर करने के लिए, अल्फ़ाबेट को या किसी भी की को जो कीबोर्ड के अंदर मौजूद है। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारी डाटा टाइप्स भी समझ में आ जाती है, ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा,
उसके बाद हमने देखना है वेरिएबल को डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन के अंदर, जो हमारा टॉपिक है 3.2.5। उसमें वो ये कह रहा है कि हम किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले यूज़ नहीं कर सकते, जो कि कॉमन सेंस की बात है कि हमने एक चीज़ को अभी तक डिफ़ाइन ही नहीं किया तो हम उसको उससे पहले कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब मैं ये चीज़ नहीं कर सकता यहाँ पे कि मैं ए को यहाँ पे पहले यूज़ कर दूँ, ए इज़ इक्वल टू 2 कर दूँ। सही है, क्यों? क्योंकि वो मुझे एरर दे देगा कि भाई ये अनडिफाइंड है, मैंने इसको यहाँ पे डिफ़ाइन ही बाद में किया है, तो मैं इसको पहले कैसे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक ये चीज़ है कि हम वेरिएबल्स को कभी भी उनकी डिक्लेरेशन से पहले यूज़ नहीं कर सकते, हमेशा हमें उन्हें उसके बाद ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक मैं इस वीडियो को जो है स्टॉप कर रहा हूँ। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं टाइप कास्टिंग के ऊपर और फिर हम अपने प्रोग्राम नंबर 1 के ऊपर जाएंगे।